नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं प्रकृतिवाद, यह डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। तो जो प्रकृतिवाद है वह नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। नेचुरलिज्म दो शब्दों नेचुरल और इज्म से मिलकर बना है, जहां नेचुरल का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति और इज्म का अर्थ है बात। इस प्रकार जो प्रकृतिवाद है उसके जो जनक हैं वो रूसो हैं और इसे हर्बर्ट स्पेंसर, बेकन, कमेनियस ने आगे बढ़ाया। अब हम एक परिभाषा देखते हैं जेम्स के अनुसार कि प्रकृतिवाद है क्या। तो प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। इसका मतलब है कि जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति को महत्व देता है, पदार्थ को महत्व देता है। उसका मानना है कि संसार का निर्माण पदार्थ से हुआ है, अणु परमाणु से हुआ है, ईश्वर से नहीं। तो प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक मानता है या पृथक करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। उसका मतलब है कि आत्मा ने पदार्थ का नहीं बल्कि पदार्थ ने आत्मा का निर्माण किया है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। और जो प्रकृतिवाद है उस नियम को मानता है जो अपरिवर्तनीय है, अर्थात जिनका परिवर्तन नहीं होता। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जो हमारी ऊर्जा है, जो पदार्थ है, वो कभी नष्ट नहीं होता, बस वो रूप परिवर्तन करता है, एक रूप से दूसरे रूप में आ जाता है और वापस फिर उसी रूप में आ जाता है। इसलिए संसार में अगर कोई चीज सत्य है तो वो पदार्थ है और ये पदार्थ या प्रकृति को महत्व देते थे। और जो प्रकृतिवाद है वो तत्व मीमांसा का दर्शन है। यह प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जो भी प्रत्येक वस्तु हमें संसार में दिखाई दे रही है ये प्रकृति से उत्पन्न होती है और अंत में इसी में विलीन हो जाती है। अब प्रकृति से क्या आशय है? प्रकृति का दो अर्थ हैं, एक भौतिक प्रकृति और दूसरी बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति को हम बाह्य प्रकृति कहते हैं, जो हमारा ये संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारी भौतिक प्रकृति है। और बालक की प्रवृत्ति का मतलब बालक की मूल प्रवृत्तियों से है, बालक की क्षमताओं से है, बालक के आवेग से है। तो जो प्रकृति है वो दो भागों में बटी हुई है, एक भौतिक प्रकृति और दूसरी बालक की प्रकृति या आंतरिक प्रकृति। हर्बर्ट स्पेंसर ने यही परिभाषा दी है शिक्षा में कि जो बालक की अंतः शक्तियां हैं, बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनका बाह्य जीवन से, बाह्य जीवन क्या है? हमारी भौतिक प्रकृति, तो उनका बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। यानी कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। अब हम देखेंगे कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रकृति का अनुसरण करने पर बल। जो प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हैं उन्होंने प्रकृति का अनुसरण करने पर बल दिया। और जो रूसो हैं उन्होंने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि हम बाह्य आडंबर की दुनिया में जा रहे हैं, कृत्रिमता की दुनिया में जा रहे हैं। जो विद्यालय है, जो विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है, किताबों रटने पर बल दिया जाता है, इसे रूसो ने कृत्रिमता बताया है। रूसो का कहना है कि आप प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि जो बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए वो प्राकृतिक रूप से लेनी चाहिए, प्रकृति की गोद में लेनी चाहिए, ना कि कृत्रिमता में, आर्टिफिशियल में। दूसरी विशेषता है इसकी, शिक्षा प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान। अभी आपने आदर्शवाद पढ़ा था, उसमें जो बालक था उसको केंद्रीय स्थान न देकर शिक्षक को केंद्रीय स्थान दिया गया था। लेकिन जो हमारा प्रकृतिवाद है इसमें बालक को केंद्रीय बिंदु माना गया है। बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो प्रकृतिवाद की देन है। अब बात करते हैं बालक की स्वतंत्रता पर बल। जो आदर्शवाद था इसमें बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहता था, क्योंकि उसमें शिक्षक का नियंत्रण था। लेकिन जो हमारा प्रकृतिवाद है इसमें बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, वो अपने अनुभव के माध्यम से सीख सकता है।
अब बात करते हैं पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। जो प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं कि हमें पुस्तक से रटकर चीजें नहीं सीखनी चाहिए, बल्कि हमें चीजें करके सीखनी चाहिए, देखकर सीखनी चाहिए। अर्थात उन्होंने इंद्रियों पर बल दिया। उन्होंने कहा इंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। इंद्रियों की संख्या 5 है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। यदि हम इससे जो ज्ञान ग्रहण करेंगे उस ज्ञान को हम कभी नहीं भूल सकते, और जो रटकर हम ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त करेंगे वो हम भूल जाएंगे और वो हमारा ज्ञान सार्थक भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और इंद्रियों को ज्ञान का द्वार बताया। अगली विशेषता है जो सबसे इंपोर्टेंट है, निषेधात्मक शिक्षा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निषेधात्मक शिक्षा किस दार्शनिक की देन है या किससे संबंधित है। तो यह प्रकृतिवाद से संबंधित है और ये दी है हमें रूसो ने। रूसो ने बताया कि हमें ईमानदार बनना मत सिखाइए बच्चों को बेईमानी से कैसे बचा जा सकता है इससे सिखाइए। बच्चों को गुणों की शिक्षा मत दीजिए, कौन कौन से गुण हैं, बच्चों को दुर्गुणों से बचाने की शिक्षा दीजिए। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि निषेधात्मक शिक्षा। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की कि प्रकृतिवादियों ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों का समर्थन किया है। तो सबसे इंपोर्टेंट इनकी विधि है करके सीखना। इनकी बालक स्व अनुभव द्वारा स्वयं करके सीखेगा तो बालक का ज्ञान स्थायी होगा। मॉन्टेसरी विधि, जो मॉन्टेसरी पद्धति जो चल रही है वो रूसो की ही देन है। इसमें भी बच्चों को आधार मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है। खोज विधि, इसमें बच्चा स्वयं खोजता है। यदि बच्चा स्वयं खोजेगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा, अच्छा ज्ञान ग्रहण करेगा, जो कभी वो भूल भी नहीं सकता। अगला निरीक्षण विधि, डाल्टन विधि, ये सारी जो शिक्षण विधियां हैं ये हमारी प्रकृतिवादियों की देन है। अब बात करते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादियों के अनुसार। प्रकृतिवादियों ने शिक्षक को गौण स्थान दिया है, बालक को केंद्रीय स्थान दिया है। इनका मतलब है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो किसी तत्व को जबरन बच्चों को नहीं थोपे कि नहीं तुम्हें ये करना है, बल्कि बालक के स्वाभाविक विकास के अनुकूल, जैसा बालक अपने स्वभाव के अनुकूल पढ़ना चाहता है, परिस्थितियों का निर्माण करना है। वो अगर घड़ा बनाना चाहता है तो घड़े की परिस्थितियों का निर्माण करे, वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर के हिसाब से उसकी परिस्थितियों का निर्माण करे, जिससे प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षक मानते हैं। उनका कहना है कि जो हमारी प्रकृति है वही वास्तविक शिक्षक है। यदि बालक गलती करेगा तो प्रकृति उसे दंड देगी, यदि बालक अच्छा कार्य करेगा, गलती नहीं करेगा तो प्रकृति उसे पुरस्कार देगी। यानी कि जो प्रकृति है उसी को उन्होंने सबसे अच्छा शिक्षक माना है। अब बात करते हैं हम शिक्षार्थी की। तो शिक्षा प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो बालक होता है। बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता और उसके स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि प्रकृतिवादियों ने बालक पर विशेष ध्यान दिया है और उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अनुशासन की। जो प्रकृतिवादी है वो किस प्रकार के अनुशासन को मानते हैं। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन को महत्व देते थे, लेकिन जो हमारे प्रकृतिवादी हैं, ये क्वेश्चन है प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, वो फ्री डिसिप्लिन की बात करता है। इनकी बच्चों को स्वतंत्र होना चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रभावात्मक अनुशासन है ये आदर्शवादियों का देन है, और जो हमारा सामाजिक अनुशासन है ये प्रयोजनवादियों की देन है। और जो दमनात्मक अनुशासन है इसका तीनों वाद ने विरोध किया है कि दमनात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। हमें पता करना है कि ये 4 दार्शनिक दिए गए हैं, कौन सा दार्शनिक प्रकृतिवादी है। सुकरात, प्लेटो, हॉर्न और स्पेंसर। तो इसमें जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वह प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। अब अगला टॉपिक लेकर आएंगे अगले दिन। नमस्कार।